हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसे पर। आपको पता है कि कई ऐसे एग्जाम है जिसमें एसे आते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है, जुडिशियरी है, एसएससी के मेंस में भी कभी कभी आ जाता है और यूपीएससी सिविल सर्विस के मेंस में। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम जो अभी एसे को टॉप डिस्कस करने जा रहे हैं, ये यूपीएससी मेंस के जो स्पेशल एसे पेपर आता है उसके लिए नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये उस एसे की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली क्वालिफाइंग पेपर में यूपीएससी के कंपलसरी इंग्लिश में आता है, असिस्टेंट कमांडेंट में आता है, जुडिशरी में आता है या ऐसे किसी और एग्जाम में आता है, जहां वर्ड्स की जो लिमिट होती है वो 300 वर्ड से 500 वर्ड्स के बीच में रहता है। ठीक है, हम उस तरह के एसे को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक स्टैंडर्ड लिमिट मानकर चल रहे हैं 300 टू 400 वर्ड्स की। उस एसे को कैसे लिखते हैं उसे हम देखने जा रहे हैं। मतलब हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट में, यूपीएससी की कंपल्सरी इंग्लिश में और जुडिशरी में एसे कैसे लिखना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। मैं किसी एक का एग्जाम्पल लूंगा और आप उसके हिसाब से बात कर लेंगे। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट के एसे में, कि उसके एसे को हम लोग कैसे लिखेंगे, और वही चीज़ हर जगह चलेगी उसी हिसाब से। जुडिशरी में भी वही काम करके आ जाना है, यूपीएससी के मेंस में भी वही काम करके आ जाना है। तो नॉर्मली जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है, इसमें देखा गया है कि आपको 2 लैंग्वेज में लिखने की आज़ादी है। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं और आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। 4 एसेज लिखने होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, और वर्ड्स का जो लिमिट है वो 300 वर्ड्स। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 300 वर्ड्स के लिमिट को क्रॉस ना करें। हम वर्ड्स के लिमिट को जब क्रॉस करते हैं तो हमारा कोई ना कोई मार्क क्वेश्चन छूट जाता है। हर एग्जाम में यही होता है। तो वर्ड्स की लिमिट को समझ, 300 वर्ड्स कह रहा है, इसका मतलब एक पेज का एक साइड और दूसरे के आधे आते आते वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 300 वर्ड्स में लिखना कहता है, 20 मार्क्स होता है। लोग एक पेज लिखते हैं उसके दोनों तरफ लिखते हैं, फिर दूसरे पेज लिखते हैं उसके दोनों तरफ लिखते हैं। आपने तो सत्यानाश कर दिया। फिर आपने तो दो ऐसे लिख दिया एक ऐसे में। क्या उससे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा? बल्कि आपके मार्क्स कटेंगे। जब लिखा रहता है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वर्ड्स के लिमिट को, तो आप 10 बातें एक्स्ट्रा लिख देंगे तो क्या होगा? 20 मार्क्स के बदले 25 मार्क्स आपको दे देगा। तो आपको जो जितनी बातें कहनी है वर्ड्स के लिमिट्स को फॉलो करके करना है। आप वर्ड्स के लिमिट को कभी क्रॉस मत कीजिए। इसे चेक करने के लिए क्या कीजिएगा कि आप जैसे ही एक लाइन लिखेंगे, सपोज कीजिए कि इस तरह से लाइन बना हुआ है, बना ही रहेगा ऐसे, हर पेज पे लाइन आपके बने हुए हैं। तो आप एक पेज में, एक लाइन में आपने कितने वर्ड्स लिखे उसको कैलकुलेट किया, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मली देखा गया कि लोग एक लाइन में 7 to 10 वर्ड्स लिखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 5 6 भी होता। तो आप एक एवरेज देख लीजिए, 1-2 लाइन में लिख कर देख लीजिए, उसमें से एक कोई एवरेज ले लीजिए, 3 6 या 7 का ले लीजिए, और कितने लाइन्स होते हैं। जनरली देखा गया है कि 25 to 28 लाइन्स होते हैं एक पेज में। कभी कभी क्या होता है, चौड़ी बुक नोट आंसर शीट दे दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि 10 की जगह ज़्यादा वर्ड्स आ जाएगा, और फिर जो नंबर ऑफ लाइन्स होती है वो कम हो जाएगी। तो नॉर्मली अगर नंबर ऑफ लाइन्स तो 15 लाइन्स आ जाएगा अगर इस तरफ लंबाई बढ़ी तो, और नहीं अगर लेंथ ज़्यादा है, इस तरफ लेंथ नहीं बढ़ाया गया है, तो फिर इस तरफ नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होंगे। तो अगर एक लाइन में आप 7 to 8 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 25 में कितने लिखेंगे? 175 वर्ड्स तो आपने यही लिख दिया। 8 का एवरेज गया तो 200 वर्ड्स, 200 वर्ड तो एक ही तरफ हो गया ना। तो आप दूसरे तरफ जाएंगे तो आधे पेज में ही तो 100 वर्ड्स आ जाएंगे। तो पहले आप देख लीजिएगा आपको कितना लिखना है। कि आपकी बहुत लंबी वाली आंसर शीट है, इस तरह की लंबी वाली आंसर शीट है, मतलब एक लाइन में कुछ भी हो, एक लाइन में वर्ड्स लिखकर या 2 लाइन में वर्ड्स लिखकर आप कैलकुलेट कर लिए कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं। उसी के मल्टीपल से आप वर्ड्स के लिमिट को डिसाइड कर लीजिएगा। ये कंपलसरी है। अगर वर्ड्स को गिनते नहीं और आप ये मान के चल रहे हैं कि 300 वर्ड्स में मुझे 4 पेज लिखना चाहिए, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एक पेज के दोनों तरफ मिनिमम 350 वर्ड्स आते हैं। या किसी भी तरह से आप लिख कर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। अभी घर में बैठकर आप चेक कर लीजिए
कि आपको एक रजिस्टर अगर है लंबी वाली, उसके दोनों तरफ अगर आप लिखेंगे तो एक पेज के दोनों तरफ 350 वर्ड्स मिनिमम है, 400 भी हो सकता है, 350 वर्ड्स तो मिनिमम है, तो दोनों तरफ लिख दिया। तो इसका मतलब जो असिस्टेंट कमांड में ऐसे आपको पूछता है लिखने के लिए 300 वर्ड्स में, तो एक पेज के दोनों तरफ एनफ, एक लीफ काफ़ी है, एक लीफ, ठीक, पेज एक तरफ, लीफ हुआ दोनों तरफ का हो गया। और अगर 600 वर्ड्स है तो फिर उसके हिसाब से देख ले कि एक लीफ और नेक्स्ट पेज पर जाते जाते आपका खत्म हो जाएगा। तो वर्ड लिमिट्स को आप ध्यान में रखें। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रखने के बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब कोई भी टॉपिक हमें ऐसे लिखने के लिए देता है तो वो टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए। हमें शुरुआत कैसे करना चाहिए, सबसे पहली बात यही आती है। तो देखिए कि जब ऐसे कि आप शुरुआत करें चाहे किसी लैंग्वेज में हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है, जैसे टेररिज्म है, और टेररिज्म पे आपको यूएन का कोई स्टेटमेंट है, या कोई इंटरनेशनल लीडर है उसका कोई स्टेटमेंट है, या कोई ऐसे सेंट है, संत महात्मा है जिसको पूरा वर्ल्ड मानता, उनका कहा हुआ कुछ है, या कुछ आपने शेरो शायरी कर रखा, किसी ऑथर ने कुछ कह रखा है, या किसी राइटर ने कुछ कह रखा है, किसी पोइट ने कुछ कह रखा है, उसका एक अच्छा कोई लाइन आपको याद है, चाहे किसी लैंग्वेज में याद है, संस्कृत में याद है, इंग्लिश में से लिखना है, संस्कृत में याद है, उर्दू में याद है, हिंदी में याद है, तो आप क्या कीजिए, उस लाइन को लिख दीजिए। संस्कृत में भी तो उसको लिख दीजिए, हिंदी में भी है तो उसको लिख दीजिए, लिखिए आप ऐसे इंग्लिश में, लेकिन उस लाइन को लिख दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है, कि जो भी चाहे हिंदी में लिखा है चाहे संस्कृत में लिखा है, उसके लाइन को लिखकर आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। तो इस तरह से स्टार्ट करना टॉपिक से रिलेटेड बात बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में ऐसे लिखना है, तो इंग्लिश वाली लाइन को लिखकर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। जनरली आप इंग्लिश में मानकर चल रहे हैं कि आपको इंग्लिश में ऐसे लिख कर आना है, तो जनरली अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लिखिएगा, लेकिन तरीका एक ही जैसा रहेगा। तो ये काम करें, मतलब किसी स्टेटमेंट से, किसी कोटेशन से, किसी शेरो शायरी से स्टार्ट करना जो टॉपिक से रिलेटेड हो, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरी बात आप ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे। लैंग्वेज बहुत अलंकारिक, बहुत घुमावदार, बहुत वजनदार लिखने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा जो समझने में आसान हो, और ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सेंटेंस की लंबाई ज़्यादा मत रखिएगा, 10 to 12 वर्ड्स में सेंटेंस खत्म कर देने की कोशिश कीजिएगा। अब कोई सेंटेंस अगर लंबा हो जाता है, 15 वर्ड्स का हो जाता है, 20 वर्ड्स का हो जाता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। एक सेंटेंस से जब नेक्स्ट सेंटेंस में जाएंगे तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं कि एक सेंटेंस में कुछ और लिख रहे हैं और नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहे हैं, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए ऐसे लिखने से पहले, किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखने से पहले आप एक रफ में पेज पर जाके टॉपिक लिखकर क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है, उसको एक पॉइंट लिख लीजिए कि ये पॉइंट मुझे ऐसे में डालना है। सिर्फ पॉइंट लिख लिया, पहले ये पॉइंट लिख दिया। अब उस पॉइंट पे आपको 10 वर्ड्स लिखना है, 20 वर्ड्स लिखना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखना है, वो पहले अरेंज कर लेते हैं। फिर ये भी हम अरेंज करते हैं कि उस पॉइंट में किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। रफ वर्क हमेशा करते हैं, चाहे आप कुछ भी लिखिए। जब आप लिखेंगे, रिटन एग्जाम में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जाते हैं, तो इतने पेजेस आपके पास रहते हैं कि 2, 4, 5 पेज आप रख दीजिए रफ के लिए, उसमें रफ करना, फिर रफ करने के बाद काट देना है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करते हैं वर्ड्स को। तो जो इस तरह से इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात आती है, परिचय की। वो टॉपिक क्या है, टेररिज्म है, एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सोशल मीडिया है, कुछ भी इस तरह का टॉपिक दे रखा है, तो हमें यह समझना है कि वो है क्या, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सपोज कीजिए कि 300 वर्ड का हमें ऐसे का वर्ड्स का लिमिट है, तो इंट्रोडक्शन हमारा होना चाहिए 50 to 60 वर्ड्स में, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर ज़्यादा वर्ड्स तो आप बढ़ा लीजिए, 600 वर्ड है तो इसको 80 में चले जाइए, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 300 वर्ड्स का मतलब इसी के हिसाब से, मैं 300 वर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो 50 to 60 वर्ड्स, 70 वर्ड्स, ये कोई जन कि 50-60 में क्या होता है, यही होना चाहिए। हो सकता है 40 to 70 के बीच में, लेकिन 70 ज़्यादा क्रॉस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 60 ज़्यादा ही क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्योंकि 300 वर्ड्स में है और इंट्रोडक्शन ही आपने 70 वर्ड्स में लिख दिया, तो फिर आपको और सब चीज़ें लिखने में दिक्कत होगी। तो इंट्रोडक्शन का मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ फर्स्ट का, जिसमें अब उस चीज़ को क्लियर कर दे
कि वो टॉपिक है क्या, वो क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको जो आपने जिस टॉपिक को चुना वो क्लियर है। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिखने में कि उस टॉपिक को चुन लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है इस टॉपिक पर हम लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, इस पे लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लिखने पे मार्क्स मिलेगा, टॉपिक्स पे मार्क्स नहीं। जब उस वही टॉपिक्स हैं उसी में से चुनकर आपको 2 लिखना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टॉपिक पर आप लिखेंगे ज़्यादा मार्क्स होगा, दूसरे टॉपिक पे लिखेंगे तो कम मार्क्स होता है। मार्क्स टॉपिक पे डिसाइड नहीं कर रहा है, आपके इंफॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा। तो आपने अपने हिसाब से बहुत कोई सुंदर टॉपिक चुन लिया और उस सुंदर टॉपिक पर आपको इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो मार्क्स यूं ही थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो मार्क्स अगर आपको लेना है तो आप हमेशा उस टॉपिक को चुनिए जिस टॉपिक पर आप फ्लुएंटली लिख सकते हैं, जिस पर आपको इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। और फिर जब इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है तो लिखने से पहले इंफॉर्मेशन को रफ में लिखे भी, क्योंकि अब जब बहुत सारी चीजें तो फिर वर्ड लिमिट्स को आप क्रॉस करेंगे, तो वर्ड्स के लिमिट को क्रॉस नहीं करना किसी भी कंडीशन में। तो आप देखिए कि इसमें से किस किस पॉइंट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, सारे पॉइंट्स लिख लिया और उसमें से अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उस पॉइंट को छोड़ दीजिए। आपको सेलेक्टिव भी होना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स अपने 300 वर्ड्स में किसी भी चीज़ के विषय में हम सब कुछ नहीं लिख सकते। सपोज करें 2000 वर्ड्स में हमें ऐसे लिखना है तो 300 वर्ड्स में तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा ना, और या 300 वर्ड्स में आपको कंप्लीट ऐसे करने के लिए लिखता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि जो असिस्टेंट कमांडेंट में टॉपिक आया हुआ है या जो यूपीएससी के कंपलसरी इंग्लिश में टॉपिक आया है और जो यूपीएससी के मेंस पेपर होता है उसमें जो टॉपिक होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। टॉपिक एक ही होता है। टेररिज्म पे आप 200 वर्ड में भी ऐसे लिख सकते हैं और टेररिज्म पे 2000 वर्ड्स में भी ऐसे लिख सकते हैं, और जरूरत पड़े तो 50,000 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, टॉपिक ही खत्म नहीं होगा। तो जो लिमिट्स है उसे अब फॉलो करना होता है और उस लिमिट्स के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन डालना होता है। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप 300 वर्ड्स में से 40 to 60 वर्ड्स के बीच में 50 to 60 वर्ड्स रखिए। अब उसके बाद क्या करना होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्लियर कर दिया कि आपको टॉपिक क्या है वो पता हो गया। कोई भी अगर ऐसे पढ़ा तो उसको क्लियर हो गया कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, आसान वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है कि जो टॉपिक हमें दिया गया होगा उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा, उसका कुछ ना कुछ इतिहास होगा, हिस्ट्री होगा, उसके कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, उसके कुछ ना कुछ बुराई होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट जब हम करते हैं तो थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हुए उसके अभी के मौजूदा स्थिति पर आते हैं और फिर उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते हैं या उसके जो सॉल्यूशन। अब ये प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन उसको दो तरह से बात करते हैं कि उससे रिलेटेड अगर कोई अच्छाई है, प्रॉब्लम है, तो उससे हमने लिखा अगले पैराग्राफ में, नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में, और उस एक प्रॉब्लम का उसी समय सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, क्या हो सकता है, ऐसे मान टेररिज्म से रिलेटेड हम ऐसे लिख रहे हैं और उस पर हमने बताया कि भाई इसके जड़ में जो है लैक ऑफ एजुकेशन है, तो एक लिखा और उसी समय उसका सॉल्यूशन बता दें कि इस सॉल्यूशन को, इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते, हम इस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, बेहतर एजुकेशन को पहुंचाए, टेक्निकल एजुकेशन पहुंचाए, हो गया सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एक बताई, सॉल्यूशन कहीं बता दिया। या क्या होता है कि किसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, 5 to 6 प्रॉब्लम्स, उसको एक एक करके एक पैराग्राफ में सारे प्रॉब्लम्स ही गिनवा दीजिए। एक पैराग्राफ में 5 to 10 प्रॉब्लम्स जो है उस चीज़ के पीछे जो भी कारण है, कारण के रीजंस कह लीजिए, प्रॉब्लम्स कह लीजिए, उसको जुड़वा दीजिए। 5, 6, 7 जो भी 5, 6, 7, 8 में इसलिए कह रहा हूँ कि 60 वर्ड तो आपने यूज़ कर ही लिया, 50 वर्ड्स आपने 250 वर्ड्स बचा है। तो प्रॉब्लम्स आपको 70 to 80 वर्ड्स में बता देना एक पैराग्राफ में। 70 to 80 वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि 5, 6, 7, 8 से ज़्यादा हम नहीं ढूंढ सकते। इसका मतलब अगर 10 प्रॉब्लम आप जान भी रहे हैं तो आपको अपने पे कंट्रोल करना है। अब लिखते वक्त यही आपने कैलकुलेट नहीं किया, यही आपने इवेल्युएट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम लिख सकते हैं, 10 प्रॉब्लम है, 10 के 10 लिख दिए। अब पता लगा प्रॉब्लम ही हमारा क्या हो गया, 100 वर्ड्स में हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ही हमारा 100 वर्ड्स में हो गया या 120 वर्ड्स में हो गया। तो 50 वर्ड्स तो हमने पहले लिख लिया था, 120 वर्ड्स में हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया। तो 170 वर्ड्स तो ऐसे ही हो गया। अब 120 वर्ड्स में अगर हमने प्रॉब्लम लिखा तो 100 वर्ड्स में सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। कि आपको प्रॉब्लम गिनवाने के लिए मैंने बुलाया था ऐसे लिखने के लिए, मैंने आपको ऐसे लिखने के लिए कहा, तो खाली क्या कहा था, नेगेटिव लिखिए, यही कहा था। तो आपने 120 वर्ड्स में अगर आपने खाली नेगेटिव बातें लिख दी है तो 120 वर्ड्स में उसके पॉजिटिव भी लिखेंगे। तो ऐसे तो हो गया 170 और 120 क्या हुआ, 290। अब लीजिए 300 वर्ड्स का लिमिट आपने क्रॉस कर दिया। इसलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, रफ में लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 10 नेगेटिव पॉइंट है तो हमें वर्ड्स के लिमिट में काम करना है।
तो उसमें से जो कुछ प्रॉब्लम है उसे सेलेक्ट करना है। अब कैसे सेलेक्ट करना है कि हमें देखना है कि अगर हमने 70 वर्ड्स में प्रॉब्लम लिखना है तो सॉल्यूशन हमें 100 वर्ड्स में लिखना है। जितने प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशन उससे ज्यादा होंगे। 5 प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट किए तो उस 5 प्रॉब्लम के 7 सॉल्यूशंस देने हैं आपको, तब आप अच्छे राइटर माने जाएंगे ऐसे लिखने वाले, क्योंकि ऐसे दिया ही जाता आपको पहचानने के लिए। अब सपोज कीजिए कि आपको डाउरी पे लिखने के लिए दे दिया, आपको रिजर्वेशन पे लिखने के लिए दे दिया, आपको 3 तलाक पे लिखने के लिए दे दिया ऐसे, और आप अपने मन से लिखे जा रहे हैं, तो आप ये साबित कर देंगे कि आप क्या हैं। रिजर्वेशन पे अगर आपको लिखने के लिए दिया गया और आप खाली उसके नेगेटिव लिखे जा रहे हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो लोग को समझने में टाइम नहीं लगेगा कि आपको रिजर्वेशन मिला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानने के लिए लिखा गया है। इसलिए ऐसे के टॉपिक जब भी आप देखिएगा बहुत कॉमन होता है, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड्स रोल, या आपको डाउरी, इस तरह की बातें रहती है, कास्टेज, हमेशा सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक कुछ ना कुछ रहेगा ही आपको। क्यों रहता है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक आपको रहता है, उससे पता चल जाता है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका पॉलिटिकल स्टैंडर्ड क्या है, पता चल जाता है ऐसे ऐसे। और आप जिस पद पे जा रहे हैं वो जिम्मेदारी का पद है, उसमें आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपका सोशल आइडियोलॉजी बहुत मायने रखता है। पता लगा कि आप ऑफिसर हैं, कमांडिंग पावर है, आपके पास में गन है, आपके लोग में आपके पास लोग है, आपने दे दिया ऑर्डर पूरा दो, हो सकता है ऐसा। आप जिस पद पे जा रहे हैं ऐसा कर सकते हैं आप ऐसा। तो आपकी सोच कैसी है वो आती, जब आपके हाथ में पावर दिया जा रहा है तो जिम्मेदारी भी तो होगी, जहां ज्यादा पावर होगी और जिम्मेदारी तो होगी। तो इसलिए इस तरह के एग्जाम में ऐसे कंपलसरी होता है। और टॉपिक भी बिल्कुल हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है कि मन करता कूद के लिखे, खूब लिखे, बस कूदना नहीं है, कंट्रोल रखना है। खाली फेवर में लिख रहे हैं, कास्टिज्म है उसमें, या डाउरी है उस पर, या टेररिज्म है उस इस तरह के मैटर पे, तो रिजर्वेशन है उस पर, तो पता चल जाएगा अगर आपको रिजर्वेशन मिला है इसलिए आप फेवर में लिखते जा रहे। कोई ऐसा पक्ष है ही नहीं दुनिया में, कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं दुनिया में जिसमें नेगेटिविटी ना हो, और कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में पॉजिटिविटी ना हो। तो हर चीज नेगेटिव होता है, हर चीज पॉजिटिव होता है। बैलेंस करना है आपको, बैलेंस करना लोग भूल जाते हैं और अपने आइडियोलॉजी, अपने फिलॉसफी उसमें देने लगते हैं। तो आपको जो ऐसे लिखना वो सब्जेक्टिव नहीं होना, ऑब्जेक्टिव होना है। सब्जेक्टिव ऐसे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। सब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऐसे सब्जेक्टिव है कि आपने अपनी आइडियोलॉजी उसमें ठूस दी, तो ये आप सब्जेक्टिव हो गए। और ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि आपने अपनी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आपने उस पॉइंट पे जो न्यूट्रल होकर बातें रखी है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। कि कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा हाँ जो बात कर रहे हैं टू द पॉइंट, लॉजिकल, टेक्निकली बात कर रहे हैं। इमोशंस ज्यादा है, आपकी अपनी बात ज्यादा है, लॉजिक नहीं है, डेटा नहीं है, सपोर्ट करने के लिए कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे ऐसे का कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रॉब्लम हमेशा कम, सॉल्यूशन हमेशा ज्यादा। कि अगर हमने 5 प्रॉब्लम्स काउंट किया तो 7-8 सॉल्यूशन हम देंगे। ये बात पहले से कैलकुलेट करके रखना है। मतलब ये समझ के रखना है कि अगर हमने 80 वर्ड्स लिखे हैं प्रॉब्लम के तो हमें 120 वर्ड्स क्या करना है, सॉल्यूशन के करने हैं। ये दिमाग में बैलेंस लेकर चलना है। तो एक आप इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो अगर सारे प्रॉब्लम्स को हमने एक पैराग्राफ में लिखा है तो 3rd पैराग्राफ में आके सारे सॉल्यूशंस दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। या इसमें हम मिक्सर कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, 50 to 60 वर्ड लिखा है, या हमने 70 to 80 वर्ड्स लिखा है, और इसमें हमें क्या करना है 110 to 120 वर्ड्स में जाना है। तो अगर हम रिपोर्ट देखें तो क्या हो गया, अगर इस हिसाब से चले तो 140, और ये क्या हो गया 120 तो 160 वर्ड्स, 260 वर्ड्स हो गया। इसके हिसाब से ले तो क्या 180, और क्या हो गया 50 to 30 वर्ड्स हो गया। मतलब हमारे पास 70 to 80 वर्ड्स अभी और बाकी है, ये तो है। और इसके हिसाब से ले 200 to 160 40 वर्ड्स बाकी है, तो इस हिसाब से 40 वर्ड्स, और इसके हिसाब से ले तो क्या 180 50 क्या हो गया 230, तो 230, तो हमारे पास 70 वर्ड्स और बचे हुए, मतलब कंक्लूजन के लिए। अब इसको 300 वर्ड्स का मैं एवरेज मानकर आपको बता रहा हूं। अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन को या तो प्रॉब्लम्स को एक पैराग्राफ में लिख लिया, सॉल्यूशन को अगले पैराग्राफ में लिख लिया, या फिर क्या हो सकता है कि इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन को 2 प्रॉब्लम लिखे फिर 2 सॉल्यूशन लिखे, या एक प्रॉब्लम लिखा उसका सॉल्यूशन लिख दिया, फिर एक प्रॉब्लम लिखा उसका सॉल्यूशन लिख दिया, फिर एक प्रॉब्लम लिखा, 3 प्रॉब्लम 3 सॉल्यूशन लिया, तो एक पैराग्राफ में 50-60 वर्ड हो गया। ठीक है, तो फिर अगला जो 3 प्रॉब्लम्स या आपने के पास है या 4 प्रॉब्लम्स है उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में कर देंगे।
समझ में आ गई बात। तो डिवाइड करके, ये नहीं कि एक पैराग्राफ को बहुत लंबा कर दिया, सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसी में लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ जो 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हो गया। तो कोशिश करेंगे एक पैराग्राफ जो हमारा हो वो 80-90 वर्ड्स का हो, वही काफ़ी है। 70 वर्ड्स हो तो फिर मतलब पैराग्राफ चेंज करने पर भी ध्यान देना है। और वो दो तरीके से कर सकते हैं कि दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया, दो प्रॉब्लम लिया, दो सॉल्यूशन लिया, एक प्रॉब्लम लिया, एक सॉल्यूशन लिया, फिर अगला प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर दो प्रॉब्लम दो सॉल्यूशन लेके फिर उसका पैराग्राफ चेंज कर दिया, या सारे प्रॉब्लम्स एक साथ रखे, सारे सॉल्यूशन एक साथ रखे। अब इसमें अगर फिगर वगैरह का इस्तेमाल करना है तो वो भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक प्रॉब्लम है, उसके कई सॉल्यूशन है, ऐसा हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि हमने एक तीर बनाया या तीर धनुष की बात की, ठीक है, एक तीर बनाया और इससे कई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हुए। तो ये जो एजुकेशन का तीर है या एरो है उसको बनाकर, और इस पर हमने दिखा दिया कि अलग अलग पॉइंट कि इससे ये खत्म हो सकता है, मतलब पॉवर्टी खत्म हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है। तो सारी बता दिया, मतलब एक तीर से कई शिकार इस तरह के। और या तो कोई भी आपको दूसरा आपको कोई प्रेजेंटेशन देना होता है तो आप उसको एरो बना के, ग्राफ बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे और आपके क्रिएटिविटी आ जाती है, मतलब कोई क्रिएटिव चीज़ करना ऐसे में कोई बुरी बात नहीं है। और फिर आखिर में क्या होता है, कंक्लूजन। ये देखना तो भूलिएगा मत, मतलब एक पैराग्राफ अगर ऐसे लिखने के लिए कहा गया है 300 वर्ड्स में, तो कम से कम 4 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होना चाहिए, एक प्रॉब्लम का पैराग्राफ होना चाहिए, एक उसके सॉल्यूशन का पैराग्राफ होना चाहिए, और एक कंक्लूजन का। 4 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए। या प्रॉब्लम्स, रीजन्स और उसका सॉल्यूशन है, उसको आप 2 पैराग्राफ में डिस्कस कर दें। एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन अगर आपके एसे में नहीं है तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा। ये सब ध्यान रखना पड़ता है, टेक्निकल पॉइंट। तो आप जब रफ में लिखेंगे तो उसी समय आपको ध्यान रखना है मुझे कंक्लूजन में क्या रखना है। और कंक्लूजन के लिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन वाला जो पैराग्राफ होता है उसमें जो अब चीजें अभी तक आपने लिखी ही नहीं, उससे डिफरेंट बातें नहीं लिखनी होती है। एक तरह से कंक्लूजन जो है वो क्या है, समरी है। जैसे आपने 200 वर्ड्स लिख रखा है तो 200 का 1/3 क्या हुआ, 65 के आसपास हुआ। तो वो जो लास्ट के 50-60 वर्ड्स बचते हैं वो वही समरी के लिए होता है। उसमें न्यू आइडियाज डालने की जरूरत नहीं है, कि जो आपने लिखा है उसी को समराइज कर दीजिए, ठीक है। जैसे लास्ट वर्ड में क्या, इस तरह से हम देखते हैं कि अगर एजुकेशन पर ध्यान दें, इक्वालिटी पर ध्यान दें, कंपैशन पर ध्यान दें, टॉलरेंस पर ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दें, तो लोग अपने काम में लगे रहेंगे और इससे टेररिज्म कम होगा। तो हो गया, कंक्लूजन में हुआ ना। तो इसी को इंग्लिश में लिखना है कि इफ वी फोकस ऑन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, रेडिकलिटी ऑफ रिमूविंग द रेडिकलिटी ऑफ रिलीजन्स, employment, if we work properly on these aspects we can get rid of casteism or we can get rid of terrorism। तो कोई भी चीज़ है तो लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में कोई नई आइडिया देने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे हमने लिखा इफ यू वर्क ऑन प्रॉपरली ऑन एजुकेशन वी कैन गेट रिड ऑफ इंटॉलरेंस, हो गया। ऐसे कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। वो जो चीजें आपने लिख रखी है उसी को कंक्लूड करना। नए आइडियाज देने के लिए कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ नहीं होता। इसका मतलब ये एक लास्ट पैराग्राफ को पढ़कर लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा होगा। ये है लास्ट पैराग्राफ को पढ़कर ये समझ में आ जाना चाहिए किसी को कि आपने क्या लिखा होगा। कहने का मतलब ये होता है, ऐसे के विषय में लोग ये कहते हैं कि पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़कर किसी को ये समझ में आ जाता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात समझिएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका ऐसा हो जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। ऐसा नहीं धोखा दे आप। कभी कभी गांव में हो जाता था पहले, दुल्हन कोई अच्छी लड़की नहीं होती तो दुल्हन मतलब किसी गांव के अच्छे लड़के को दिखा दिया जाता था और शादी किसी और से करवा दी जाती थी। ऐसे धोखा नहीं करना है या इस तरह की बात नहीं करनी है, या मेकअप वाली दुल्हन नहीं बनाना है कि बस शादी के रात में दुल्हन एकदम खूब सज सवर के आए, ब्यूटी पार्लर का कमाल हो, खूब खूबसूरत दिखे और मेकअप उतरते थे, शादी होते होते सुबह तक में सामने सच्चाई आ जाए। तो ऐसे बात करेंगे तो खुद फंस जाएंगे। मतलब जो ओरिजिनल है वो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सुंदरता तो स्क्रीन डीपी होती है, सबको पता है। तो जैसा है वैसा नहीं, हम जब एक्स्ट्रा दिखने की कोशिश करते तभी प्रॉब्लम। हम अगर जैसा है वैसे ही प्रेजेंट हो जाए तो कोई हमें रिजेक्शन मिले, कुछ भी मिले, सबको पता है कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अगर हमने अननेचुरल चीज़ें की, जैसा है जैसा हम वैसा नहीं किया है हमने, तो फंस जाएंगे। ऐसे में बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ऐसे में 300 वर्ड्स लिखना है। नाटक करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को उलझाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके क्वेश्चन को चेक करने जा रहा है वो भीष्म पितामह है।
और आप अर्जुन और उसके बेटे जैसे क्या था अभिमन्यु वो है। तो आपके जैसे कई स्टूडेंट्स को उसने देख लिया, कई बैच निकाल दिया है। आप उसके सामने खिलाड़ी ना बने, वो आपके रग रग से वाकिफ है। अगर आप इतने समझदार हो सकते हैं 20 साल 25 साल के होके, तो जो 50 साल का है और हर साल आप जैसे बच्चों के नोटबुक चेक कर रहा, आंसर शीट चेक कर रहा, वो कितना समझदार होगा। वो तो आप 4 लाइन लिखते हो समझ में आ जाता है। और ऐसे का जब मकसद ये है साइकोलॉजिकली कि ऐसे लिखा ही इसलिए पूछा ही इसलिए जाता है कि आपके आइडियोलॉजी को देख सके, आपके अंदर की चीज़ को बाहर निकाल सके कि आप क्या है, कैसी सोच रखते हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, आप सोसाइटी में आप के विषय में आप क्या सोचते हैं, मैन वुमेन के विषय में क्या सोच सकते हैं, एजुकेशन से क्या समझते हैं, कास्ट के विषय में आप क्या व्यू रखते हैं, रिजर्वेशन पे क्या व्यूज रखते हैं, टेररिज्म में किसी की कौम को आप दोषी तो नहीं मानते, या आपके कोई हार्ड पक रूप तो नहीं है, या उसके फेवर में तो आप नहीं है। यही सब तो जानना चाहता है, इसलिए तो ऐसे टॉपिक पूछता है आपसे। तो कंक्लूजन में नई चीज़ें नहीं डालनी है। कंक्लूजन में क्या करना है कि जो चीज़ें अभी आपने ऊपर में लिखी हैं उसी को 40 to 50 वर्ड्स में समराइज कर देना है। हो गई बात। यही लेंथ आपको बढ़ाते रहना है अलग अलग टॉपिक में, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ता जाएगा और इसके रेशियो को आप चेंज करते रहेंगे। तो ऐसे लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ये भी समझ, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के जो बच्चे हैं वो एक ध्यान रखें, आर्गूमेंट लिखा काउंटर आर्गूमेंट लिखा, दोनों को जोड़ दिया, ऐसे बन गया है ना, कि जो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट है उस दोनों को आप जोड़ दीजिए, इससे बन गया। तो वो जो टॉपिक्स हैं उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी हम एनडीए की असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर रहे हैं या कोई और एग्जाम होने वाला है, तो आप जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, जैसे अभी अगर हम बात करें तो कोरोना है, कोरोना से लेकर जितनी चीज़ें हैं कि उसमें सरकार का रोल, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स का रोल, उसमें एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने क्या किया, फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, कॉमन मैन के साथ क्या हो रहा है, फार्मर के साथ क्या हो रहा है, बिजनेसमैन के साथ क्या हो रहा है, स्टूडेंट कैसे प्रॉब्लम में है, घर के जो महिलाएं हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों पर क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर उसका क्या असर है, कैसे कोरोना ने पूरे समाज को बदल दिया है। इस तरह के टॉपिक्स पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार का उसमें क्या स्टैंड रहा है, इंडिविजुअल पर्सन का क्या, इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रयास हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर इंफॉर्मेशन जमा करना पड़ेगा। आपके सरकार ने कौन कौन से बिल लाए हैं उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो आस पड़ोस के जो कंट्रीज से आपके अच्छे रिलेशंस हैं या जो आपके विषय में अच्छे भाव नहीं रखते, उनके देश में क्या चल रहा है, उनके जगह पे क्या हो रहा है, उनका हमारे साथ कैसा रिलेशन, इन सब चीज़ों को देखना होता है। नेचर में कोई से अप्स डाउन्स हुआ है, प्राकृतिक कोई कैलामिटी आई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ है, कोई स्पेस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कोई सोसाइटी में कोई चेंज आया है, इन सारे टॉपिक्स पर, कोई मेडिकल साइंस में कोई नया रिसर्च हुआ है। तो इस तरह के सारी चीज़ों पर आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखें। आप कुछ ना कुछ कर ही देंगे, आप ऐसे लिख लेंगे, आप काउंटर आर्गुमेंट लिख देंगे, आप आर्गुमेंट लिख देंगे, रिपोर्ट लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये सारे प्रेजेंटेशन बेकार है। तो ऐसे लिखने में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर जोर दीजिए, इन्फॉर्मेशन भरने पर जोर मत दीजिएगा। और वर्ड्स लिमिट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वर्ड्स के लिमिट को, उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करना। लिख कर वर्ड्स को काउंट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, कम से कम 4 पार्ट में आपको इसे को डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन है 2 पैराग्राफ 20 का, कंक्लूजन करना है, इतना तो करना ही करना है। जो पॉइंट्स आपको लिखना है वो एक जगह नोट कर लेना है पहले रफ में, और उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। लैंग्वेज में बिल्कुल ध्यान रखना है कि ज़्यादा टेढ़े मेढ़े वर्ड का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा मोटे मोटे वर्ड का यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपल लैंग्वेज में अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देना है, उसके डिटेल्स बता देना है। और 300 वर्ड्स में बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल मोटी मोटी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ज़्यादा भागने की जरूरत। लैंग्वेज को सिंपल रखें, इंफॉर्मेशन को दुरुस्त रखें, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। भाषा जितना आपका सिंपल होगा आप उतने बेहतर मार्क्स लाएंगे। और इन्फॉर्मेशन को सिलसिलेवार ढंग से एक बार पढ़ने के लिखने के बाद एक बार ये जरूर देख लें कि आपने जो लिख रखा है उसका ऑर्डर ठीक है कि नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड बातें आपने लिखी कि नहीं। ये नहीं कि पहले पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया, बाद के पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया, पहले सेंटेंस में कुछ और लिख रहा है, उसके सेंटेंस में कुछ ऐसी बातें लिख दी जो उनको मिल ही नहीं रहा। तो एक ऑर्गेनिक बॉडी, एक फ्लो तैयार होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लिखेंगे और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।